सो ना? क्वेश्चन 10 एक एक करके बच्चे, एक 10। 9 अच्छा तुम पहले बता दो, तुम लोग पहले बोल लो। सर पहले 12 मैं 10 12 17 सो 24 11 20 24 7 7 28 नंबर। तो 28 बस हो गए। नंबर यस सर 11 28 भी 11 भी है 11 भी है। सर 9 भी सर 9 बहुत बढ़िया। 9 हाँ शाबाश शाबाश, 7 बहुत सर। अच्छा। 7 तो लिख लिया है। सर 17 25 बोल दो, सारे ही बोल दो। 16 सर 24 चुप बैठो। अच्छा बस हो गए। ठीक। हाँ पानी वानी दे दो उनको। पहले आता है 7th, जल्दी से। इसमें कह रहे हैं कि क्या बकवास करी जा रही है। 7th वाले में कह रहे हैं एक रिंग है जिसपे कोई चार्ज बार दे रखा है इसमें, और इससे कुछ डिस्टेंस पर जा करके यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, और डिस्टेंस में मेंशन होगा वहां पर क्वेश्चन में √3 r√3, और वो उस पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है ताकि ये दोबारा लौट करके यहाँ आ ना पाए, है ना यार? ये तो बोला गया है। यस ठीक। सर। सो Yes, सेंटर पे sir. 0 कर देंगे पोटेंशियल को। ये एनर्जी कंजर्व पर आगे हो जाएगा। हाँ, ये दोबारा इस पॉइंट पर कब नहीं आ सकता वो समझिएगा। जब अगर ये सेंटर को क्रॉस करके दूसरे साइड चला जाए, अगर ये पार्टिकल सेंटर के दूसरी साइड पे चला जाए, तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये रिंग इसको रिपेल करके और लेफ्ट साइड कर देगा, मतलब वापसी पॉसिबल, रिटर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब आपको कम से कम वो वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिससे ये सेंटर तक पहुंच जाए, और लिमिटिंग केस में सेंटर पर वेलोसिटी को 0 मान लेंगे। यस और सर उसके बाद लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जहां से स्टार्ट किया वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर पोटेंशियल बाय द रिंग, एंड पोटेंशियल बाय रिंग KQ डिवाइडेड बाय √r² प्लस इस r√3 का स्क्वायर यानी 3r², प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। सेंटर पॉइंट पे जब चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल ऑफ द रिंग KQ बाई R, और क्रिटिकल केस में सेंटर पॉइंट पर ये मान लिया जाएगा कि पार्टिकल ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी पर है, तो काइनेटिक एनर्जी 0। ये आपका हो गया 7th क्वेश्चन। इसके बाद आइए 9th। 9th हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यस सर, ये वही वाला जो क्वेश्चन आपने नंबर क्लास 9 बताया था। डिस्कस्ड है क्लास में बच्चा। ये तो जिन लोगों ने पूछा है या तो वो क्लास नहीं देखी होगी, बाकी बताते जा रहे हैं। 11th में ये काफी अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें ये जो 4 चार्जेस हैं वाई एक्सिस पर रखे गए हैं, +8 -1 -1 +8, ठीक है। यहाँ कहीं पर +8 का चार्ज है, इसके ऊपर -1 का चार्ज है, इसके ऊपर भी -1 का चार्ज है, और इसके ऊपर भी +8 का चार्ज है। ये सब माइक्रो कूलम्स में है। अच्छा, कोऑर्डिनेट अपने असाइनमेंट से आप लोग खुद देख सकते हो क्या दे रखा है। ठीक है, असाइनमेंट में अपना कोऑर्डिनेट देखो। और इन्फिनिटी से कोई पार्टिकल है, उसको एक वेलोसिटी दी गई है v0। क्या करना चाहिए यार? इसमें ये पूछा है कि ये ओरिजिन को क्रॉस कर जाए। सर इसमें भी एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा। एनर्जी कंजर्व यस करा सर दे। एनर्जी कंजर्वेशन इसमें एक लफड़ा है, लेकिन इसमें एक फिर प्रॉब्लम है। उसमें वो ओरिजिन पे आती नेगेटिव वालों का फोर्स थोड़ा स्ट्रांग होगा तो वापस हाँ, पीछे हो जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होगा, हाँ इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, देखो कि ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं और यहाँ पर दो नेगेटिव नेगेटिव वाले चार्जेस हैं, तो अगर आप ओरिजिन से आगे किसी पॉइंट पर, सपोज कोई पी पॉइंट है, वहां पर अगर हम मान लो एक्स डिस्टेंस है वो, और उस पॉइंट पी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें एट पॉइंट पी, यहाँ थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट पे चलना, तो ये जो दो +8 और +8 वाले चार्ज हैं, इनको आप एक वर्चुअल रिंग पे मान लो। +8 को एक वर्चुअल रिंग पे मान सकते हैं, और सिमिलरली -1 को एक और वर्चुअल रिंग पे मान सकते हैं।
तो ये जो +8 और +8 वाले चार्जेस है, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में काम करेगी, और जो -1 और -1 वाले चार्जेस हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में काम करेगी। समझ आई बात ये? और एक एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर दोनों पॉजिटिव चार्जेस की राइट साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों नेगेटिव चार्जेस की लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर जाएंगी, और उस पॉइंट पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दीज टू पॉजिटिव चार्जेस, जिनको एक रिंग पे मान सकते हैं कि वो एक रिंग के ऊपर है, तो रिंग वाला फॉर्मूला लगाएं कि टोटल चार्ज ऑन द पॉजिटिव रिंग 16 हो जाएगा, इनटू ये स्मॉल एक्स रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर। रेडियस जो होगा वो इनके वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज होंगी, वो आपको दे रखे हैं रूट ऑफ 27/2, तो आर स्क्वायर हो गया 27/2 प्लस ये जो डिस्टेंस होता है एक्स स्क्वायर, ये रूट गलत लगा दिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 होता है। और जो नेगेटिव चार्जेस है उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए भी रिंग का ही कंसेप्ट लगाएंगे, k इंटू टोटल चार्ज ऑन दैट रिंग विल बी -1 एंड -1 यानी कि -2, मैग्नीट्यूड वाइज 2 हो जाएगा, इंटू स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ सॉरी आर स्क्वायर। इनके लिए रेडियस इनके वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, -1 वालों के वाई कोऑर्डिनेट्स वो 3/2 और प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इन दोनों को पहले इक्वल करके आपको पता करना पड़ेगा कि x की क्या वैल्यू बनेगी। मतलब पहले वो पॉइंट निकालिए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। अच्छा, ये भी एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इस सिस्टम से काफी दूर जाते हैं, फार अवे, तो फार अवे जाने पर आपको सिस्टम के अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज्यादा दिखेगा। मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, उसके आगे की तरफ राइट साइड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस से डोमिनेट करेंगे, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और उस पॉइंट से पीछे आने पर यानी टुवर्ड्स ओरिजिन जाने पर नेगेटिव चार्जेस डोमिनेट कर जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लेफ्ट साइड पर होगी। पहले तो ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर 0 होगी इसमें, और बाकी उस पॉइंट के राइट लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस का डिफरेंस भी होगा। अब ये जो चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो चार्ज आप भेज रहे हो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मोशन कर रहा है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, पॉजिटिव चार्ज की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो ये रिटार्डेट होगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर राइट साइड फोर्स लगा रहा हो। तो जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है वहां तक तो ये पॉजिटिव चार्ज रिटार्डेट करेगा, बट उस पॉइंट को क्रॉस कर जाने के बाद, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाले पॉइंट को क्रॉस कर जाने के बाद, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेट कर जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज को ओरिजिन पे जाना है, तो इसके लिए मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ये वाला है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, क्योंकि सिर्फ यहीं तक वो रिटार्डेशन झेलेगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ड्राइव कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट साइड पर पुश करेगी, और ये ऑटोमेटिकली ओरिजिन पे चला जाएगा। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट वो होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओरिजिन क्रिटिकल पॉइंट नहीं है हमारे लिए। लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही, लेकिन एनर्जी का कंजर्वेशन हम करेंगे इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हुई है। अब आप लगा सकते हो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी वाले पॉइंट पर बराबर काइनेटिक एनर्जी एट डिस्टेंस x प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द डिस्टेंस x। ये x वो डिस्टेंस है जो यहां से सॉल्व होकर के आएगी, मतलब कि 0 इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट। इन्फिनिटी वाली काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0, काइनेटिक एनर्जी x वाले पॉइंट पर। अब ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो लिमिटिंग केस में ये माना जाएगा कि इस पॉइंट तक आते आते चार्ज पार्टिकल 0 वेलोसिटी पर हो चुका है, और पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, यहां पर भी आपको एक अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा।
ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के एग्जांपल्स बन गए। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल का फॉर्मूला यानी कि Q इनटू पोटेंशियल ऑफ दिस पॉजिटिव रिंग K 16 और रिंग के पोटेंशियल का फॉर्मूला रूट ऑफ रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वहीं पर इसे नेगेटिव -1 यानी कि -2 वाले रिंग का पोटेंशियल उसका 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर। यूनिट्स पे ध्यान देना है, ये जो चार्जेस है ये माइक्रो कूलम्स में है, तो ये साथ में वो भी मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पर 10 टू द पावर -6 और मल्टीप्लाई होगी। भैया काम चल पाएगा इससे? चल रहा है ना कि मतलब? यस सर। Yes, sir. सर इससे आंसर आएगा। अगर जिन लोगों ने ओरिजिन पर एनर्जी कंजर्व की होगी, मैं बता सकता हूँ उनका V0 नेगेटिव आ रहा होगा, इमेजिनरी आ रहा होगा। अगर ओरिजिन पे एनर्जी कंजर्व कराई होगी किसी ने तो V0 की वैल्यू, हाँ, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मिल जाएगी, मैथमेटिकली इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा वो। जब मैंने इसी वाले क्वेश्चन में जब ओरिजिन पे एनर्जी कंजर्व कराई थी सर, आंसर 2.9 आ रहा था, जो कि नियरली सर करेक्ट आंसर के आसपास कर रहा सर। यस सर, मेरा भी आसपास आंसर नहीं है। मैच कर गया सर, मैं Yes, sir. एग्जैक्टली मैच मेरा कर भी रहा था। मैच कर रहा था. ओरिजिन पे करा के यस एग्जैक्टली मैच किया था। तो काइनेटिक एनर्जी लेकिन अरे भाई एक बात बताओ, ओरिजिन पे तुमने जब कंजर्व कराया होगा, नहीं कौन से पार्ट की बात कर रहे हो? तो फिर तो सेकंड पार्ट क्या करोगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर सर सेकंड पार्ट में सर नहीं हो पा रहा था इस तरीके से सर। तो लॉजिक ही गलत है। जब लॉजिक ये है तो आप इसको लगाओ ना कि आप हमें सिर्फ उस बैरियर यहाँ तक है, इस पॉइंट तक चार्ज के मोशन में बैरियर आ रहा है। सर प्लीज इसका शॉर्ट में रीजन एक बार फिर से बता देंगे, मेरा थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया था। बताया तो भी, बोला कि बैरियर यहाँ तक है। बैरियर पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ बैरियर वहीं तक काम करेगी जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के मोशन के अपोजिट है। चार्ज की मोशन लेफ्ट साइड है, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी वो एज अ बैरियर काम करेगा। तो बैरियर क्रॉस करना है मुझे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड होगी, चार्ज का मोशन भी लेफ्ट साइड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगी। यस सर। उसके बाद है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी चलिए बताते हैं। सर 12th वाला हो गया। इसमें ये चलो अच्छी बात है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, नीचे एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर दे रखा है और स्प्रिंग से अटैच है। ये क्लास में भी बताएगा। करें कि छोड़ दें इसको? फिर सर छोड़ दीजिए। सर छोड़ दीजिए सर, छोड़ वो दीजिए। एक्स डिस्टेंस एलोंगेट करेगी, उसी से कर और लेंगे ये सर। हो गया। ये कंजर्व करना सर इसमें भी। कंजर्वेशन ऑफ Yes, एनर्जी sir. तो लगेगी। लेकिन हाँ, इसमें एनर्जी कंजर्व करने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर होगी। यस सर, Yes, वो sir. किया यहाँ हो पे गया। स्प्रिंग वाले पोटेंशियल भी है. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कंसीडर होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक वाले भी होगी. तो चलिए मान लेते हैं, एक बार जल्दी से स्टेप लिख के बता दें। ये R0 है, मान लो कि आप इसके बाद x अमाउंट एलोंगेट कर जाते हैं। क्विकली बता देते हैं इसमें कैसे होना है। माइनस प्लस और सपोज दैट ये x नीचे आ गई, तो यहाँ पर क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। इनिशियल मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे वो इन दो चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2, मेरे ख्याल से ये आइडेंटिकल चार्जेस है, अपॉन R0। इस पॉइंट को रेफरेंस भी मान लो, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए एक रेफरेंस चाहिए होता है। फाइनल केस में जब आप एनर्जी लिखोगे, क्योंकि ये मैक्सिमम एलोंगेशन आ रहा है, तो मैक्सिमम एलोंगेशन के बाद इसमें वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनली फिर से 0। बट पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो एक तो इन दोनों की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R0 माइनस एक्स का। स्प्रिंग एलोंगेट हो चुकी है, स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और रेफरेंस से एक्स डिस्टेंस नीचे जाएंगे तो इसकी ग्रेविटेशन वाली पोटेंशियल एनर्जी माइनस mg मल्टीप्लाइड बाई एक्स। एनर्जी कंजर्व कर दीजिए, आ जाना चाहिए आंसर। इससे जिन लोगों ने किया होगा उनका आंसर आ जाएगा।
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। इसके बाद है 17। सर ये वाला सर एफबीडी बना के भी हो जा रहा था। अच्छी बात है बच्चा। एफबीडी से वैसे एनर्जी कंजर्वेशन ही मेथड है, पता है। एफबीडी बना करके मतलब फोर्स बैलेंस करके। यस सर। सर एक्स डिस्टेंस नीचे मान लिया था कि स्प्रिंग आ जाएगी तो सवाल ही नहीं उठता, फोर्स बैलेंस करके नहीं आएगा। यस सर, फोर्स बैलेंस करके नहीं आएगा सर, क्योंकि मतलब मैक्सिमम इलॉन्गेशन के लिए dx by dt 0 होता है, तो वेलोसिटी 0 होना राइट, पड़ेगा। वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन नहीं 0 है। सर तुम्हारा आंसर एग्जैक्ट नहीं है, तुमने फिर जुगाड़ किया होगा 100% पर, या आसपास आंसर आया होगा। सर आसपास आ रहा था सर assumption में। भैया आसपास का कोई स्कोप नहीं है फिजिक्स में, फिर बोल रहा हूँ। 17th में लाइट अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग हैज अ लेंथ d। अच्छा ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और टू पार्टिकल विद चार्ज q, एक स्प्रिंग से अटैच हो गए हैं जिसमें चार्ज q है, स्प्रिंग में नहीं पार्टिकल्स में, और स्प्रिंग की लेंथ d है। उसके बाद कुछ ऑसिलेशन शायद हुआ इनमें। हाँ, the system then oscillates on the horizontal frictionless table. The spring has a bit of internal kinetic friction. डैम्पिंग हो गई है, और डैम्पिंग के बाद पार्टिकल्स इवेंचुअली स्टॉप वाइब्रेटिंग व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3d। ये बताओ स्टार्टिंग में क्या एनर्जी होगी, मतलब इनिशियल एनर्जी लिखना चाहेंगे तो क्या सर लिखेंगे? मतलब इसमें तो सिर्फ यही करना था कि Q2 टोटल square by D। चेंज इन एनर्जी जीरो करनी थी, काइनेटिक पोटेंशियल और इंटरनल। सही आ जा रहा हाँ था। हाँ, उसी से आएगा। इनिशियल एनर्जी खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q स्क्वायर बाई d, और तो कोई एनर्जी है नहीं स्टार्टिंग में। No, तो sir. फाइनल एनर्जी में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपॉन नीचे 3d का स्क्वायर यानी 9d का स्क्वायर, सॉरी 9d 3d ओनली, स्क्वायर नहीं करेंगे। स्प्रिंग की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल बाकी। प्लस स्प्रिंग एलोंगेट हो गई है, तो हाफ के, और स्प्रिंग का एलोंगेशन हुआ है 2d का। 2d स्क्वायर। और सर इसमें जो स्प्रिंग सर ts कांस्टेंट की है वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके टर्म्स में निकालना था। और ये k जो है वो कूलम्ब कांस्टेंट नहीं है, ये k स्प्रिंग कांस्टेंट है actually। स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये निकालना पड़ेगा। पार्टिकल इवेंचुअली स्टॉप हो गए हैं, मतलब कि अब ये और कुछ नहीं कर पाएंगे, ये स्टॉप है, तो दे आर परमानेंटली एट रेस्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर कोई पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे है तो इसका मतलब उस पर फोर्स बैलेंस होना चाहिए। यस। तो ये एलोंगेटेड स्प्रिंग इस पर अपनी तरफ फोर्स लगाएगी और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो चार्जेस का रिपल्सन और स्प्रिंग की फोर्स को बैलेंस करो, यानी कि q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3d, यानी ये कोलम्बिक फोर्स स्प्रिंग वाले फोर्स से बैलेंस कर देंगे, k मल्टीप्लाइड बाय द एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। थर्ड इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट और ये सेकंड। इससे हमें k ऑब्टेन करना है, मतलब स्प्रिंग का कांस्टेंट फाइंड करेंगे, वो सेकंड इक्वेशन में ले जाकर रखेंगे, तब जाकर के आपको फाइनल एनर्जी मिलेगी, बिकॉज क्वेश्चन में स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन नहीं है। और उसके बाद इन दोनों एनर्जीज का जो डिफरेंस होगा वो हमारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। पूछा गया है इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, वो डिफरेंस निकाल लीजिए, वो आंसर आ जाएगा। दिस विल बी डिफरेंस, यानी इनिशियल और फाइनल एनर्जी के डिफरेंस निकाल के उसका मॉडुलस ले लीजिएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. यस। चलिए 17 हो गया, और इसके बाद है एरोडो वाले भी हैं क्या कोई इसमें से? 3 के बाद है 16th वाले में। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 16th वाले में 16th भी डाउट पूछा गया है कि R1 R2 रेडियस के दो इंसुलेटिंग स्फीयर, उनके मासेस m1 m2 हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं, रेस्ट पे छोड़ दिए गए जब उनके सेंटर से d डिस्टेंस पे है। देखो भाई, दो स्फीयर्स हैं, एक पर -q1 एक पर +q2, रेडियस इनकी R1 R2 और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d, रेस्ट पे छोड़ेंगे।
क्या होगी एनर्जी इस टाइम पर अगर लिखना चाहें? रेस्ट, नो काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। और स्फीयर के बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार ये बात रिपीट की जा चुकी है कि एक्सटर्नल अगर स्फीयर के बाहर के पॉइंट्स की बात हो रही है तो इनको एज अ पॉइंट चार्ज से ट्रीट किया जा सकता है। Yes. और अगर हम इनको एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस वाला एग्जांपल लगाएंगे, विच इज माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो इनकी सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी। उस टाइम पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर, वो R1 R1 प्लस plus R2 R2. बनी। 1 plus पोटेंशियल एनर्जी में डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2, बिकॉज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखा जाता है हमेशा। लेकिन इस टाइम पर इनमें कुछ वेलोसिटीज भी होंगी। सपोज V1 V2 वेलोसिटीज है इनमें, मासेस है M1 M2, तो इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लीनियर मिलती मोमेंटम जाएगी। कंजर्व करा सकते हैं। हाँ, एक हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस एक हाफ M2 V2 स्क्वायर। और ये फाइनल एनर्जी होगा एक तरीके से, ई फाइनल। और इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगी, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं। एनर्जी कंपेयर कर लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, EI इक्वल्स टू EF एक इक्वेशन, और दूसरी लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराई जाएगी। तो जब ये रेस्ट पे थे तो मोमेंटम 0 था। अब ये M1 V1 और M2 V2 अपोजिट डायरेक्शन के मोमेंटम्स हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब M1 V1 शुड बी M2 V2। ये दो इक्वेशन से आंसर आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया है कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर्स होते तो इनकी स्पीड जो यहाँ पर आंसर आ रहा है उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा। अगर ये स्फीयर कंडक्टिंग होते, ये इंसुलेटिंग स्फीयर्स थे, ज्यादा आएगा काहे को? सर, क्योंकि तो जैसे जैसे पास आएंगे तो पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इनके पोलराइजेशन में अट्रैक्शन बढ़ेगा, ये कंफर्म है। यस सर। आंसर ठीक है। बेसिकली अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टर्स में चार्जेस शिफ्ट कर सकते हैं, आप उनको पोलराइज कर सकते हो, तो प्लस और माइनस जो है एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन की वजह से ये चार्जेस, इसका जो माइनस Q1 चार्ज है वो राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा और प्लस Q2 चार्ज लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। इसको अदरवाइज ऐसे भी बोल सकते हो कि माइनस Q1 चार्ज की वजह से इस स्फीयर की लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, इधर के साइड पर। यस सर। और ये पहले से ही पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, दूसरे साइड पर नेगेटिव इंड्यूस होगा। तो इधर पॉजिटिव चार्जेस में ज्यादा डेंसिटी आ जाएगी, इधर पॉजिटिव चार्जेस में कम डेंसिटी, क्योंकि ओवरऑल तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ओवरऑल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इस नेगेटिव का जब इंडक्शन इफेक्ट देखोगे तो माइनस की वजह से फ्रंट साइड पर पॉजिटिव इंडक्शन होगा और माइनस की वजह से दूसरे साइड पर नेगेटिव इंडक्शन होगा। तो इधर पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा, इधर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा तो पॉजिटिव की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो सेंटर ऑफ चार्ज जो होगा वो थोड़ा लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा इसका, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं, इस पॉजिटिव की वजह से इस नेगेटिव स्फीयर की राइट साइड पर, पॉजिटिव की वजह से स्फीयर के राइट साइड पर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव। तो इस मतलब कि यहाँ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा डेंसिटी में हो जाएंगे, तो इस स्फीयर का सेंटर ऑफ चार्ज राइट साइड शिफ्ट कर गया। अब दोनों के सेंटर ऑफ चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वो पहले से कम हो गया। इसका मतलब ये ज्यादा कोलम्बिक फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, ये ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे, ज्यादा स्पीड आएगी इनकी। ठीक है। Yes, sir. Yes sir. चलिए 20th क्वेश्चन किसी ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20, metal sphere of radius are charged to the potential V0 so that the electrostatic field energy stored outside the concentric sphere of radius 2r is equal to that stored within it. मेटेलिक स्फीयर है जिसका रेडियस r, इसके बाहर एक 2r रेडियस का कंसेंट्रिक स्फीयर ले। वो कह रहे हैं कि जितनी एनर्जी 2r से बाहर है उतनी ही एनर्जी 2r के पहले भी है। अब ये एनर्जी इन स्पेस का क्वेश्चन है।
और एनर्जी इन स्पेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रीवियस लेक्चर को याद करिएगा, इसके लिए हमेशा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर और सर डिफरेंशियल वॉल्यूम से इंटीग्रेट सर करेंगे। इसमें बस ये दिक्कत हो रही थी कि सर ये हम्म, समझ नहीं आ रहा था कि सर स्फेयर के अंदर स्फेयर कैसे है। सर स्फेयर के शेल अंदर के नहीं है, अंदर होता ना, तो वो थोड़ा वो लैंग्वेज नहीं सर है। समझ नहीं है, थोड़ा अजीब सा हाँ लगा सर। हाँ, लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम। वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि एक मेटेलिक स्फीयर जिसका रेडियस आर है उसको चार्ज कर दिया हमने, इसकी सेल्फ एनर्जी पढ़ी गई है। यस सर। और पिछली क्लास में ये कहा था कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में आती है एक्चुअली, तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर रेडियली आउटवर्ड होगी। ये 2r रेडियस का एक वर्चुअल स्फीयर है, मतलब वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि r से 2r रेडियस के बीच में जो स्पेस आएगा हाँ उस सर, वो स्पेस, दोनों को सर वो इक्वेट करके वो आ जाए, मतलब दोनों को निकाल हाँ, के आ जाएगा वो इंटीग्रेट करके। मतलब हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर, डिफरेंशियल वॉल्यूम स्फीयर की केस में 4 पाई आर स्क्वायर dr। इसकी एनर्जी आप r से 2r के बीच में निकालें और एक बार इस एनर्जी को कैलकुलेट करें। 2r से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन से r से 2r के बीच वाले स्पेस में एनर्जी जो होगी वो आएगी, सेकंड इंटीग्रेशन से 2r से इनफाइनाइट के बीच में जो एनर्जी होगी वो आएगी, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यूज बराबर आएगी, ये प्रूफ करना है इसमें, वो आ जाएगा। हाँ सर, अब कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है 24 अभी नहीं बता पाएंगे, डाइलेक्ट्रिक है, इसको स्किप कर जाइए, डाइलेक्ट्रिक के बाद बताइए। हालांकि वैसे जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो कर ले जाएंगे। ट्वेंटी फाइव में escape speed for the electron from the surface of a uniformly charged sphere of the radius 2। इसको आप चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो, फंडामेंटल तरीके से या फिर ग्रेविटेशन के एनालॉग से भी। r रेडियस के स्फीयर पे अगर q चार्ज है और इसके सरफेस पर हम लोगों ने कोई सर इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन यानी में कि मिनिमम स्पीड पूछा था ना? क्या चीज मिनिमम? सर ये जो एस्केप वाला क्वेश्चन पूछा है सर, इलेक्ट्रॉन वाला, सर मिनिमम स्पीड पूछी है ना एक तरह से? हाँ, यस सर। तो इसको v स्पीड दे दो कुछ, आप मान लो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लिख लेंगे इसकी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल, या फिर स्फीयर और पॉइंट चार्ज के केस में दो पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, सरफेस पर है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। एस्केप मतलब ये चार्ज पहुंच जाए इन्फिनिटी पर, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, और क्रिटिकल केस में वहां पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो मानेंगे, तो टोटल एनर्जी इन्फिनिटी पर जीरो। बस इसको कंजर्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। ट्वेंटी फाइव हो गया, उसके बाद है 28। 28 तो काफी लोगों ने कर भी लिया है वैसे। 28 में ये था जब ये चार्ज मेटल के अंदर है, तो उस दिन क्लास में भी आप लोग को हिंट कर रहे थे यार, इस समय इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करिए, तो इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हम देखेंगे तो वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, और उनकी प्रेजेंस सब जगह होगी एक्सेप्ट ए से बी तक वाले में। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई जाएगी फ्रॉम रेडियली आउटवर्ड। सिर्फ ए से बी वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होगी, क्योंकि वो मेटेलिक स्पेस है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। अब जब ये चार्ज
क्वेश्चन में कहा गया कि इस चार्ज को शेल से बाहर ले गए इंफिनिटी पर, तो जब ये चार्ज आउटसाइड द सेल जाएगा उस समय अगर आप कंपेयर करो, जब ये चार्ज अंदर है तो ये सिचुएशन है, चार्ज आउटसाइड सेल हो गया, इसके चारों तरफ अब कोई मेटल नहीं है, तो अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड एंड प्रेजेंट एवरीवेयर, अब कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी एक्सेप्ट इन्फिनिटी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो जब इस चार्ज को मेटल के अंदर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डिस्टेंस ए टू डिस्टेंस बी एब्सेंट है, बाकी सब जगह पर प्रेजेंट है। जब ये चार्ज शेल के बाहर है है जी, यस सर। वीडियो फ्रीज हो गई शायद, आ रही है? नो सर, चल रहा है। चल रहा है सर। चल रहा है। यस सर। ठीक है, तो जब ये चार्ज शेल के बाहर होगा ना तो इस चार्ज की सराउंडिंग स्पेस में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होगी एक्सेप्ट इन्फिनिटी। लेकिन जब ये चार्ज मेटेलिक शेल के अंदर है तो इस चार्ज के सराउंडिंग स्पेस में ए से बी वाला स्पेस एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस होगी, क्योंकि वो स्पेस मेटल ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को शेल से बाहर जब ले गए तो ए से बी रेडियस के बीच में, ए से बी रेडियस के बीच में जहां पर पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी वहां पर भी अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ये आई बात समझ में कि नहीं आई आपको? चार्ज को शेल के बाहर रखने यस से सर यस डिफरेंस क्या इसमें और इसमें डिफरेंस जो जनरेट हो रहा है वो डिफरेंस सिर्फ ये हो रहा है कि यहाँ ए से बी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इसमें ए से बी वाले स्पेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो एक तरीके से आप एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, ए टू बी वाले स्पेस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हो, और इसी के लिए वर्क चाहिए। ये वर्क हाफ एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल वॉल्यूम, और इसको सिर्फ इंटीग्रेट करेंगे ए टू बी। ये बात समझो आप ए टू बी क्यों कर रहे हैं। अप टू ए सर यहां भी क्योंकि इलेक्ट्रिक वहीं फील्ड, पे जनरेट करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। हाँ, चार्ज को शेल के बाहर ले जाने से ए और बी के बीच में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है, बाकी जगह पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, बाद में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो सिर्फ ए से बी के बीच में आ रहा है। चलिए ये हो गया, और बताएं जल्दी से, इसके अलावा किसका डाउट है? इसमें जितने तुम लोगों सर ने एक कहे बार थे वो सारे 20 सेकंड का बता दीजिए सर, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई यूज है क्या जो 1 दिया है? नहीं, उसका कोई यूज नहीं, इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। ओके सर। ये वैसे अपनी जो क्लास में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसका वो अनिरुद्ध आंसर दे रहे थे दूसरी तरीके से, ये वही वाला क्वेश्चन है। यस सर, सर ये हो जाएगा देखो, सर, बस उसका यूज पूछा था, कोई यूज है या नहीं, बस नहीं बाकी तो हो जाएगा। नहीं, बाकी ठीक है। तो ये असाइनमेंट आपकी हो गई। और कौन से थे? सर फर्स्ट असाइनमेंट था। एक इरोडो में कौन सा है बच्चा, बोलो जल्दी। सर 37th वाला क्वेश्चन बोलो। सर क्वेश्चन 37 अच्छा मतलब रीड करें। द पोटेंशियल ऑफ द सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हैज द फॉलोइंग फॉर्म a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b z स्क्वायर। सुनो, एक a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सर मुझे लग रहा है आपकी फ्रीज हो गई है शायद वीडियो। नहीं नो सर, नो सर, चल रही है। सही चल रहा है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तुम आगे क्वेश्चन बोलो बस। y स्क्वायर प्लस b z स्क्वायर। हाँ, ये पोटेंशियल का है ना। चलो अब इसके बाद क्या करना है? भाई किसी के पास एरोडो हो तो भाई वाला क्वेश्चन बोल दो, मेरा नेटवर्क लैग कर रहा है। 37th वाला क्वेश्चन। So where
रुकिए 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 रुकिए। Sir, the potential of a certain electrostatic field has the form, ये जो आपने लिखा हुआ है सर, सर हाँ magnitude and direction of the field strength ये निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कुल मिला के, ये बताओ ना। यस सर। पोटेंशियल दिया, और सर इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज निकालना है। और भी पूछी है सर, एक चीज हाँ, और भी क्या? पूछी है, what shape have the equipotential surfaces in the following cases? हाँ सर इसमें पहला केस है a और b दोनों ग्रेटर देन 0, और सर दूसरा केस है a ग्रेटर देन 0 और b लेस देन 0। चलिए पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका ये बताया गया था कि पार्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन तो कर लेंगे। हाँ माइनस डीवी बाई डी एक्स कर लीजिए, वाई और जेड को कांस्टेंट मान करके। ये तो कर सकते हैं ना कि वाई जेड कांस्टेंट मान करके माइनस डीवी बाई डी एक्स करके Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का Yes, Yes, sir. sir. चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट माइनस डीवी बाई डी वाई कर लीजिएगा। उस टाइम पर एक्स और जेड कांस्टेंट है, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले का आंसर क्या आएगा अगर हम उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें और वाई और जेड कांस्टेंट रखें, वाई कांस्टेंट जेड कांस्टेंट। सर 2ax 2ax minus 2a minus 2ax minus दूसरे minus वाले में 2ay. माइनस 2 minus 2ay और तीसरे वाले में 2bz 2bz। minus 2bz। सर माइनस क्यों होगा? अच्छा अबे माइनस minus- होगा, माइनस। यस सर समझ गया। फॉर्मूले में ही माइनस होता है भाई, क्या कर पा रहे हो। चलिए तो ये आपका माइनस 2bz आ जाएगा। ये तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगी मेरे ख्याल से। यस सर। yes अब इसके बाद क्या करना है, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शेप बतानी है आपको शायद। yes sir सर मतलब हमें ऐसा सरफेस ढूंढना होगा कि तीनों हम्म। कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ रहे हो सरफेस के, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस का बेसिक डेफिनेशन तो यही होता है कि मतलब नहीं एक मिनट, वो शायद क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं इन्होंने। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। मैं अभी एक मिनट किताब ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास पीडीएफ फाइल होगी उसकी, तो मैं देख के बता रहा हूँ। सर वीडियो ऑन करके दिखा दें। नहीं दिखा रहा, बस हो गया, मिल गया। ओके सर। वो ना एक्चुअली वो बोर्ड होता तो प्रॉब्लम सब पता। हाँ चलिए क्वेश्चन मिल गया मेरे को। What shape the equipotential surfaces in the following cases? A and B are positive and A positive B। अच्छा देखिए, अगर A भी पॉजिटिव है और B भी पॉजिटिव है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? तो इक्विपोटेंशियल मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट आ जाए, yes यानी ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है। अब जानते हो क्या होगा आपको, ये शायद आपने पढ़ा ही नहीं होगा एक्चुअल में। इसको आप ये भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए कांस्टेंट। तो पूरे को ए बी से डिवाइड कर दिया। हाँ अब ये एक्चुअली 3 डायमेंशन की कर्व है, आपको 2 डायमेंशन तक तो पता होगा आंसर। अगर इस टाइप की इक्वेशन 2 डायमेंशन में होती, मान लीजिए जेड स्क्वायर बाई ए ना होता, एलिप्स होता है तो ये इलिप्टिकल कर्व, इलिप्टिकल सर इलिप्स बन जाता। बट ये 3D फिगर में इलिप्स का ही 3D वर्जन 3D एलिप्स बन 3D में। यस और सर। माइनस साइन जब यहाँ पर आ जाएगा एक, तो माइनस साइन आने पर आप कहते हो कि भाई वो हाइपरबोलाइडिकल सरफेस होती है। yes sir यस तो ये इसमें बस। और हालांकि इसको तुम्हें छोड़ देना चाहिए था, 3 डायमेंशन के कर्व तो वैसे भी 12th क्लास में नहीं आते, 2 डायमेंशन तक तो आते हैं। okay sir और कौन सा है पूछो। सर एक सेकंड सर, ये 44 वाला ये बता दीजिए बस। इसमें सर ये बता दीजिए कि मतलब कैसे कर, मतलब थोड़ा हिंट दे दीजिए, वरना तो कर लेंगे क्योंकि 43 वाला कर लिया तो वैसा ही है थोड़ा बहुत। ये हाँ सही 43 टाइम्स ये बिल्कुल। एक मिनट मेरे ख्याल से 44 में ऐसा कुछ कहा गया है कि 2 सरफेसेस है इनफाइनाइट और
मैं बताना सही बोल रहा हूँ नहीं, इसमें शायद दोनों में सर्कुलर होल्स हैं, दोनों Yes. सरफेसेस में सर्कुलर होल्स हैं, और एक पर प्लस सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है और एक पर माइनस सिग्मा डेंसिटी का चार्ज है। और ये जो होल्स हैं इनके सेंटर से C1 C2 मान लें अगर, तो इनको मिला करके एक लाइन बना दो C1 C2 की, और इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर मान लो लेफ्ट साइड से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहे हैं वो आपसे। ये तो पूछा गया है। Find the potential of electric field and the projection of the strength of the system as a function of x coordinate. Yes, sir. ठीक है, क्या करना चाहिए भाई इसमें? सर मैंने तो ऐसे ट्राई किया था कि प्लस लैम्डा प्लस सिग्मा वाला है तो सर पूरे पे प्लस सिग्मा मान लें और रिंग में माइनस सिग्मा मान लें, और सर ऐसे माइनस सिग्मा वाली रिंग मतलब इस शीट में भी कर सकते हैं। तो सर हम लोगों ने जो प्लस रिंग वाला है प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा वाला, तो वही सेम क्वेश्चन ऊपर भी कर रखा है, तो सर मैंने सोचा कि वैसे ही करेंगे कुछ, लेकिन मतलब कैलकुलेशन बहुत है इसमें, लेकिन ये मुझे लग रहा है। हाँ कैलकुलस तो अब इसमें कैलकुलेशन तो आएगी ही आएगी यार। यस सर, कैलकुलेशन तो आना ही है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए निकालोगे जैसे, अब इसमें दो लॉजिक लगेंगे। ये जो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा की पैरेलल सरफेसेस है इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो वो आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर यहाँ पर सर्कुलर होल्स ना होते, यहाँ पर सर्कुलर होल ना होती और यहाँ पर भी होती, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है। यस। और ये जो सर्कुलर होल्स हैं ये बेसिकली डिस्क जैसा काम करेंगे। यस तो डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस शायद x अपॉन रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये एक डिस्क का होता है, ये एक डिस्क का होता है, और ऐसे दो डिस्क हैं तो नीचे से 2 हट जाएगा। माइनस कर दीजिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट सर्कुलर होल्स निकालते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर्कुलर होल्स की वजह से होगा वो लेस कर दीजिए इसमें से। यस। तो ये पहला पार्ट तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यस सर, यस। और फिर इसको हम क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट क्या सिर्फ यही होगा ही। और फिर इसको रख सकते हो एक और जो रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ये वाला रिलेशन E इक्वल टू माइनस dv बाई dx वाले। यस। तो माइनस dv बराबर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें dx मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कर लो। यस। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ पर मिल रहा मुझे, तो ये जब फंक्शन यहाँ लाएंगे और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल विल बी सम फंक्शन प्लस कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा। नहीं ऐसा नहीं सर आ गया, लेकिन सर इसमें आंसर जो था ना सर वो उसमें पता नहीं कैसे एल वहां पर आ रहा था, जो डिस्टेंस बिटवीन डिस्क है मतलब ये शीट है। मुझे लग रहा है सर इसमें एक्स जो हम लोगों ने मतलब दोनों डिस्क मतलब शीट के बीच में लिया, शायद वो लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि उसमें उसको मतलब वो करना है, पता नहीं क्या है, मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा। सर वो जो एक्स आपने जो बीच में लिया है ना वो शायद सर क्वेश्चन में सेंटर से आगे सर। है सर, पैरेलल प्लेट्स के आगे है। सर नहीं सर, वो पैरेलल प्लेट में सेंटर जो है दोनों का उधर से एक्स लेना है और शायद वो एल से बड़ा हो, ऐसा कुछ है। अच्छा नहीं वो सही बोल रही है वो ना, एक्स जो लिया है ना। यस सर, वो क्योंकि फिगर में भी सर वो हाँ, एक्स आगे हाँ दिया है। वो इस क्वेश्चन का फिगर ऊपर बना हुआ है यार, हम लोग फालतू फिगर बना रहे हैं। समझे क्या है बता दूं मेरे को। इस क्वेश्चन का फिगर बना है ऊपर यार, इसमें एक प्लेट यहाँ पर है और इसके पैरेलल में एक प्लेट है, ये डिस्टेंस शायद एल है, इसके अंदर एक सर्कुलर होल है, इसके अंदर एक सर्कुलर होल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज,
और जो x है वो इधर है, इनसे बहुत बाहर है, यस सर। और यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है मेरे को, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये क्वेश्चन है। हमने फिगर पे ध्यान दिया, हम अपने हिसाब से फिगर बनाने लगे, क्वेश्चन एक्चुअल में ये है। समझे अब? सर क्या बन जाएगा ये? क्या बन जाएगा मतलब? वैसे ही मतलब करेंगे। ऐसे अब अब इसमें शीट वाला तो कैंसिल ही हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स। शीट की वजह से बाहर आती ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, यस सर। तो Yes, बाहर जो sir. डिस्क की वजह से फिर वो एल का टर्म आ जाएगा। हाँ नहीं, तो एक काम करो, ये जो सर्कुलर होल है, अब सुनना, बहुत लॉजिक ध्यान से सुनना है, अगर ये जो सर्कुलर होल है, इसके अंदर आप प्लस माइनस सिग्मा मान सकते हैं ना, सर्कुलर होल के अंदर, यस सर। और दूसरे वाले सर्कुलर होल के अंदर भी हम प्लस माइनस सिग्मा मान लें, यस तो सुनना, आप सर्कुलर होल के अंदर जो प्लस सिग्मा और सर्कुलर होल के बाहर जो प्लस सिग्मा है, बाहर का प्लस सिग्मा और अंदर का प्लस सिग्मा मिला दे, और यहाँ बाहर का माइनस सिग्मा और अंदर का माइनस सिग्मा मिला दे, तो ये दोनों मिल करके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 देंगे। तो बेसिकली तुम्हारे पास क्वेश्चन ये बचा है कि दो डिस्क बची, एक डिस्क जो लेफ्ट है उस पर माइनस सिग्मा है, और एक डिस्क जो राइट है उसके ऊपर प्लस सिग्मा है। ये थोड़ा समझो यार, आपको ना क्या है, कैसे करना है। अब कर लेंगे सर आगे। ये वाला Yes. पॉइंट समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, कुछ बोल रहे हैं। सर आ गया। यस सर। Sir. Yes, sir. आ गया सर। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? बाकी लोग ये तो बता रहे कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग सब पूछ रहे हैं। सर इसमें डिस्क की रेडियस गिवन है? हाँ आर दिया है सर वो, रेडियस। हाँ, आर दिया है इसमें। आर दिया हुआ है। दोनों डिस्क में हाँ। 4 टोटल निकाल डिस्क वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ने निकाली थी, हम्म, तो x ग्रेटर देन एल वाला लगा देंगे। सर यहाँ डिस्क नहीं सर, यहाँ पर पहले ऊपर L वाले का में अब दो इनके बीच में डिस्टेंस एल है, ये दे रखा है आपको, तो डिस्क वाला पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या इसमें? आप लगा ही सकते हैं मेरे ख्याल से। यस सर। भाई एक तरीके से एक पॉजिटिव डिस्क हो गई, एक नेगेटिव डिस्क हो गई, डिस्क के पोटेंशियल का फॉर्मूला पता नहीं कितने लोग को याद है, इसका फॉर्मूला डिस्क के पोटेंशियल वाला। Okay. करें यार देव, या करोगे इसको, मतलब सर आंसर कर बताए लेंगे पूरा। सर। अब तो सर इसमें बस कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर लेंगे सर। हाँ नहीं बोलोगे तो अभी करके दिखा, लेकिन चलो, और कोई है? फर्स्ट असाइनमेंट का बता रहे हैं, अच्छा एक मैं बता रहा हूँ। बोलो नहीं तुम्हारा सर फर्स्ट, चलो तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट कौन सा है इसका, बोलो। सर वो टॉपिक वाइज वाला आपने सेंड किया था। अरे वो इस समय नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन बोल दूं? तो पिक सेंड कर दे। क्वेश्चन बोल दूं बस ऐसे ही। सर कॉम्प्रिहेंशन टाइप है। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा बोलो, अब क्वेश्चन नंबर बोलो। 92। 92। यस सर। वो कॉम्प्रिहेंशन का है, वो तो अलग क्वेश्चन है। कॉम्प्रिहेंशन 2। ए बच्चा 93 है वो।
93 है, 92 कहाँ है? यस सर। तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? हाँ, इसमें एक इंसुलेटिंग बॉल है जिसकी रेडियस a और इसके बाहर एक कंडक्टिंग शेल है, उसका b रेडियस और c रेडियस। अंदर वाले में q चार्ज और इसमें माइनस q चार्ज है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करो पहले तो। अंदर वाले में q चार्ज है, ये मेटेलिक शेल है, तो इसके इनर साइड का चार्ज बताओ क्या रखेंगे? और यहाँ पर q चार्ज है तो मेटेलिक शेल के अंदर वाला माइनस क्यू और बाहर वाला इस मेटेलिक शेल का, अरे इस मेटेलिक शेल का टोटल चार्ज माइनस क्यू दिया हुआ है। अगर इसके पास टोटल माइनस क्यू है और अंदर वाले जीरो सरफेस हो पर जाएगा। माइनस जीरो हो जाएगा। बाहर तो सर फिर होगा ही नहीं कोई चार्ज। बाहर कोई चार्ज नहीं है। आस्था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट पढ़ो जाकर के पहले एक बार। यस सर। अब वो अब वो कह रहा है कि इस सेंटर से a/2 डिस्टेंस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, तो सेंटर से a/2 पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू, अंदर एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, तो अब आपको दो तरीके हैं, या तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, पहले तो ये याद करना होगा पोटेंशियल इनसाइड नॉन सिंपली कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि सुपरपोजिशंस नहीं कर लेंगे? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना यार ये। नहीं सर, तब भी तो हमको मतलब मान लीजिए फॉर्मूला पता है तो तब भी तो हाँ सुपरपोजिशन तब उसके बाद वही करेंगे, पर ये फॉर्मूला पता हो ना पहले। यस क्या सर। आपको हो सकता है फॉर्मूला पता हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला। समथिंग कुछ ऐसा आता है, k इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, और 3 टाइम्स या 2 भी बाहर आता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और यहाँ 3 इंटू रेडियस स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, जहां तक अगर मेरे को समझ आ रहा है कुछ ऐसा ही आता है आंसर। 2a क्यूब आएगा सर, वो ऐसा होता है ना k अपॉन 2 r क्यूब। सॉरी कुछ ऐसा होता है, मतलब ये मैं इनको बता रहा हूँ आस्था को भी कि पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर पता होगा तो इसमें r इक्वल्स टू a/2 रख करके आप निकाल सकते हो। अब इस पोटेंशियल एट a/2 बेसिकली दो आएंगे, ये आएगा पोटेंशियल एट a/2 बाय इंसुलेटिंग स्फीयर। तो वो कैमरा से बाहर चला गया। हाँ रुक जाओ भैया। पोटेंशियल एट a/2 बाय इंसुलेटिंग स्फीयर एंड पोटेंशियल एट a/2 बाय जो मेटेलिक शेल है उसकी वजह से। तो इसके लिए तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इसमें स्मॉल r को a/2 रखोगे, और मेटेलिक शेल के अंदर वाला पोटेंशियल, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, मेटेलिक शेल के अंदर के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे लिखा जाए? k क्यू बाय r, तो k माइनस क्यू अपॉन क्या, इस मेटेलिक शेल के b वाले रेडियस पे चार्ज है जिस पे चार्ज है, तो डिवाइडेड बाय b। ये सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए है, मतलब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर या मेटेलिक शेल के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब इसके बाद कह रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ चार्ज q स्लोली फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ शेल टू द, बस वही क्वेश्चन डाउट था। नहीं अच्छा चलो, बाकी लोग इसको प्रैक्टिस करना, ये अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है पोटेंशियल और वर्क डन को समझने के लिए भी। और असाइनमेंट में कौन सा डाउट है किसी का? असाइनमेंट का तो नहीं है, स्कूल की बुक का है सर। की बुक का क्वेश्चन बोलो। बाकी लोग का डाउट है क्या? बाकी लोग हो गए जिनके डाउट हो गए? डाउट हो गए जो सर जेई मेंस का क्वेश्चन इस बुक में दिया। नहीं एक मिनट, जिनके डाउट्स हो गए हैं वो जा सकते हैं भाई, वो चले जाएं, वो दफा हो जाए यहाँ से। बाकी जो हैं वो रुके, जिनके अगर पूछने पास है तो वो पूछो, क्योंकि इसके बाद मैं व्हाट्सएप डाउट नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ उनको। एक केमिस्ट्री थोड़ी है कि हम टाइप कर देंगे, फिजिक्स है यार ये। बोलो मास्टर।
A tiny spherical oil drop carrying a net charge Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of strength एक 81. सेकंड, एक, अरे मैडम एक मिनट, ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है ना? एनसीईआरटी का Yes, sir. क्वेश्चन है ये। हाँ, एनसीईआरटी का भी है, जेई मेन में भी आ चुका है। इसमें को हवा में बैलेंस किया है Yes. ना? तो कैसे बैलेंस करेंगे Yes, sir. किसी चीज को? हवा में कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग? उसका जो mg है उसको कौन बैलेंस करेगा? क्यूई। उसके, हाँ, उसके लिए तुम्हारे क्वेश्चन में ऑयल के ऊपर चार्ज दिया होगा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया होगा। दिया है कि नहीं दिया है? नेट चार्ज क्यों दिया है? अरे तो नेट चार्ज ही चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ? किधर, ऊपर है कि नीचे? So with the नीचे ऊपर दिया नहीं है, बस दिया है कि वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ऊपर ही होगा ना? पर ही होनी 80. पड़ती। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी तभी तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अपवर्ड फोर्स Q into E की लगेगी ना, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन में ये भी तो कह रहा है बैलेंस करना है। Yes, sir. तो mg के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स आ जाए, मतलब QE बराबर mg। इतना ही क्वेश्चन है, किसके आगे भी कुछ करना है? So 81 pi upon 7 to 10 to the power 5 वोल्ट मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। निकालना क्या है? कुछ निकालना भी तो होगा क्वेश्चन में। की आवाज नहीं आ रही, क्रैक कर रहा है। अरे नहीं मैं कह सर, रहा हूँ आ रही, कुछ क्लियर है। क्वेश्चन में कुछ पूछा भी तो होगा ना कि निकालना क्या है इसमें। Yes, sir. तुम्हारा नेटवर्क स्लो बच्चा, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना है? क्यू। अरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मास दिया है, जी सबको पता होता है, क्यों निकालिए इससे। तो क्वेश्चन आगे दिया है कि फील्ड स्विच ऑफ भी हो जाता है। कर देंगे स्विच ऑफ, उसके बाद क्या करना है? स्विच ऑफ करने के बाद क्या हो रहा है? The drop is observed to fall with terminal velocity 2 into हाँ, 10 to the power 3 meter per second. अच्छी बात है। फिर सर इसके बाद एमजी क्यूई के बराबर करेंगे और एक बार 6 पाई आरवी के बराबर करेंगे। एक मिनट, हाँ, इसमें और क्या निकालना है? टर्मिनल वेलोसिटी आने के बाद उसमें पूछा, उसमें क्या निकालने को दिया है? तो क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना है सिर्फ। तो क्यूई इक्वल टू 6 पाई आरवी कर देंगे, आ गया। क्वेश्चन रिपीट कर दो फिर से। हाँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कुछ कंफ्यूजन में है। A tiny spherical oil drop carrying a net charge Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of strength 81 pi upon 7 into 10 to the power 5 volt per meter. When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10 to the power minus 3 meter per second. और magnitude of Q निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में मास नहीं गिवन, इसका मतलब? नो सर। चलिए, तो एक इक्वेशन ये बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ करने के बाद इसमें mg का फोर्स आएगा, और क्लास 11th फ्लूइड मैकेनिक्स स्टोक्स लॉ, अगर कोई ऑब्जेक्ट विस्कस लिक्विड में किसी टर्मिनल वेलोसिटी v पे चल रहा होगा तो उसके अपोजिट एक विस्कोसिटी की फोर्स आती है 6 पाई मल्टीप्लाइड बाय ईटा इंटू रेडियस इंटू वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी के टाइम पर फोर्सेस बैलेंस की जाती है, यानी mg को फिर से बैलेंस करेंगे 6 पाई ईटा r इंटू v से। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बनी। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, यानी कि QE बराबर 6 पाई ईटा RV। क्या रेडियस गिवन है क्वेश्चन, मतलब स्पीड गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, 6 पता है, पाई पता है,
ये बताओ रेडियस वगैरह कुछ दिया है, ईटा वगैरह दिया है नहीं दिया है? विस्कोसिटी, Viscosity कोएफिशिएंट ऑफ दिया है। विस्कोसिटी, हाँ तो ईटा दे दिया, रेडियस दिया है? No sir. सर उसके लिए सर mg इज इक्वल्स टू qe जब करेंगे सर उसको क्या नाम है चार्ज देन क्या नाम है 2 into 4/3 pi r क्यूब कर देंगे तो उससे वहां से r की वैल्यू आ जाएगी। अबे तो उसके लिए डेंसिटी भी तो पता हो। Yes sir दिया है। क्या डेंसिटी दिया उसका? Sir oil का yes sir. और मास वगैरह दिया कि अरे फिर पहले No बताओ sir ना। mass नहीं दिया density दिया है। हाँ फिर तो आ गया ना, फिर तो आ ही गया। Yes sir आ जाएगा आगे। भाई आप यहाँ से रेडियस निकाल लो, रेडियस की वैल्यू QE अपॉन 6 पाई ईटा V, रेडियस आ गया। अब हम पहली इक्वेशन पे जाते हैं, Q इंटू ई बराबर G और मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, और रेडियस को रिप्लेस कर देते हैं QE अपॉन 6 पाई ईटा V से। अब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अननोन बचेगी, वो सॉल्व हो जाएगी। तो भी दी हुई है, चार्ज निकालना था। अरे तो चार्ज निकाल लो यहाँ से। ये मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से होगा, कुछ पर जेई मेन में भी यस आता सर, है। ये बकायदे लिखा भी सर होता है कि मेरे केमिस्ट्री को में था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ मिलिकन्स सर, ऑयल फिजिक्स- ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यही है। यस सर। सर जो ये क्वेश्चन JEE है में- उसमें मेंशन भी किया गया है। हाँ और बताओ जल्दी जल्दी भाई क्वेश्चन, कैमरा सर वेट कर रहे हैं। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली असाइनमेंट का है, फोर्थ क्वेश्चन नंबर बोलो, फोर्थ क्वेश्चन नंबर बोलो। Can we have a point where electric field is zero but the electric potential is non-zero? सर ये वाला नहीं, ये कार्टेशियन होगा। प्रोडक्ट वाला है? ये वाला नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला नहीं था। और उसको क्लास में कर रहे हैं यार, हम बार बार भूल जा रहे हैं इसको हम कर लेंगे क्लास में। ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला क्या कहते हैं, ये हाँ डायग्राम सर है, ये वाला तो ये इसको हो बाद में गया। कर लेंगे। सर 29th भी 29th में ये करना है तुमको कि यहाँ पर पोटेंशियल दे रखा है इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा, और इसमें चार्ज की डेंसिटी पूछी है ये जी। पहले इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस dV डिवाइडेड बाय dx करके, जिसकी वैल्यू 3 अल्फा एक्स स्क्वायर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और इसके बाद एक भैया तुम्हारा बैच कौन सा है? सर X03। हाँ तो तुम्हारे में शायद ये टॉपिक अभी बचा है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। यस सर। वो कहता है कि चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो डी बाई डी एक्स होता है। इसका डेरिवेशन बचा है आपके अंदर। एक्चुअली आपके बैच में भी ये टॉपिक शायद हुआ नहीं है, मुझे याद नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ, बस शायद गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म आप क्या नहीं कराया गया अभी। और ये इक्वेशन, क्योंकि एक बैच में तो मुझे याद है x1 में हुआ है शायद, या मतलब किसी एक बैच में तो इसको डिस्कस किया गया है, लेकिन X1 में किया था। X1 में हो गया सर। सर X01 में हुआ है। हाँ x2 वाले वेट करो, आपके मतलब आएगा पोटेंशियल, अभी आपका खत्म हो रहा तो उसके बाद आएगा। ये टॉपिक थोड़े आगे पीछे हैं। सर एक थ्योरी का क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स में आया था। पूछो जेईई पूछो में। पूछो। और ये किसी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हाँ तो 22 बता दीजिए। वहाँ कौन सा बैच है भाई? इसके में पहले बैच बताते जाओ, हम एक्चुअली नाम नहीं सुन पा रहे किसका है ना। और 101 H01 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये डिस्कस हुआ है। एक्चुअली क्वेश्चन तब ये वाला पीडीएफ लगाया नहीं था, हम्म तो एक ही हुआ था उस टाइम पे।
तो अभी जब कर लिया तो उसमें इसमें डाउट आ गया। अब ये बच्चा आप किसी से पूछो, देखो हम एक्चुअली अब की बार थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इसलिए दिखा रहे हैं कि जिस टाइम पे जो डाउट क्लास होगी उसी में बताएंगे, ना आगे ना पीछे उसके, ओके सर। क्योंकि हमें हमें टाइमली चीजें चाहिए। 22 वाला जानते हो, ये लिबर्टी देने से क्या होता है ना, एक्चुअली अगर ऐसे लिबर्टी दे दें तो लोग अपने हिसाब से लगाते हैं, हमको 6 दिन बाद लगाना है, हमको 8 दिन बाद लगाना है, भाई ऐसे टाइमली लगाइए। तो ये क्लास में डिस्कस किया था आपने ये। वही तो इसको बोल रहा हूँ। आप एक काम करो विनायक, क्या साइकिल, यस सर। तुम इसको किसी फ्रेंड से पूछो अपने, ओके सर। और सर आगे से हेरोडोफ का ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन से फिर बोल रहा हूँ आपसे, जब ऐसा जब डाउट क्लास होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको किस समहाउ अपनी स्पीड मैनेज करनी है, प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। ओके सर। और कौन सा कह रहे हो भाई? सर हेरोडोफ का क्वेश्चन नंबर 70। क्या है? 1 मिनट सर बोल रहा हूँ। So when an uncharged conducting ball of radius r is placed in an external uniform electric field, surface charge density of sigma equal to sigma naught cos theta is induced on the ball surface. Find the magnitude of resultant electric force acting on the induced charge of same sign. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बताइए, फिर से बोलना एक बार। सिग्मा बराबर सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट cos थीटा। ठीक, थीटा बता रखा है क्या है? थीटा इज अ पोलर एंगल लिखा है। पोलर एंगल पता है? नहीं मालूम होगा पोलर एंगल से। पोलर एंगल एक्चुअली ये इक्वेटर से बनने वाला एंगल होता है, मतलब अगर आप स्फीयर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यस सर। cos थीटा की वैल्यू फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स दोनों में पॉजिटिव आएगी। यस सर। और इन दोनों में नेगेटिव आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक जैसे चार्ज हैं उन पर कितना फोर्स होगा, लैंग्वेज ये तो यस लिखी है, सर। यानी कुल मिला के इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स निकालनी है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्लासरूम में डिस्कस हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर प्रेशर के इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। यस सर। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा एंगल पर स्फीयर के चारों तरफ एक सर्कुलर बैंड बनाएंगे। स्फीयर के सरफेस पर चारों तरफ एक सर्कुलर बैंड जो थीटा पे जाकर के डी थीटा पोर्शन का हो। ये अगर डी थीटा होगा तो ये जो आर्क लेंथ बनेगी यहाँ पर आर डी थीटा, आर डी थीटा, और इस सर्कुलर बैंड की जो सरकमफ्रेंस बनेगी, यानी कि ये लेंथ, ये अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर मानते हो और ये एंगल थीटा है, तो फिर ये हाइट आपकी आर sin theta into r d theta, ये आर साइन थीटा होगा, तो सरकमफ्रेंस इसकी जो बनेगी वो 2 पाई आर साइन थीटा। सर ये आप और क्लास किसी में भी करवा चुके हैं। बता दे रहे फिर भी 2 पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर डी थीटा करेंगे तो ये एरिया आएगा सरकमफ्रेंस इनटू इसकी विड्थ। यस सर। दिस इज एरिया ऑफ एलिमेंटल बैंड। प्रेशर इनटू एरिया हो गया फोर्स। यस सर। लेकिन ये फोर्स लगेगी नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी ये फोर्स इस एलिमेंट के बाहर लगेगी, इस तरफ नॉर्मल। तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा राइट साइड डायरेक्शन में, इधर की तरफ, यानी इन फोर्सेस का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। फोर्स तो आई लेकिन ये पूरा फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में है, इसमें कॉस थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इन फोर्सेस की राइट साइड वाली कंपोनेंट मिले। सर क्योंकि रिजल्टेंट राइट साइड जा रहा है इसलिए। हाँ रिजल्टेंट राइट आएगा। इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा की लिमिट 0 से 90, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का फोर्स निकालना है, तो 0 से 90 डिग्री यानी π/2 करेंगे तो ये फोर्स आएगा।
हालांकि Yes, क्लास में डिस्कस हुआ है ये। सर हम्म, सर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है द वर्क बोलो। डन इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in an electrostatic field depends on the path on which the point charge is carried. सर ये ट्रू दिया हुआ है, पाथ पे तो आगे डिपेंड नहीं करता है सर, डिपेंड वर्क करता है डन, पाथ। एक मिनट, वर्क कौन सी फोर्स के वर्क की बात हुई है इसमें? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लिखा है उसमें द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? नहीं सर, ये लिखा है कि वर्क डन जो हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वो डिपेंड करता है पाथ। नहीं, वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो हो रहा है, लेकिन वर्क करने वाली फोर्स कौन सी है वो मेंशन नहीं। हाँ, तो अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है। तो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव होते हैं। ओके सर। बट सर वहां पर पता नहीं कौन सी फोर्स है, यस कौन से बुक में है ये? सर 1981 का ट्रू फॉल्स का जेई क्वेश्चन है। अच्छा, तो वहां पर मतलब एक छोटे से वर्ड से प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। यस सर। सर उसी साल का एक और क्वेश्चन है सर, एक और क्वेश्चन है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेगा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड। वोल्ट, मेगा है मिलियन है? सर कैपिटल एम ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है। मेगा। ओके सर। is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of. बैच कौन सा है तुम्हारा यार? 01। एक्चुअली मोबाइल उल्टा पड़ा है तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कौन बोल। खैर, यूरेनियम मतलब पॉजिटिव चार्ज, उसका जो न्यूक्लियस है यूरेनियम का वो पॉजिटिव। ये रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, जिसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी। यूरेनियम के न्यूक्लियस में प्लस Z इंटू ई, जिसमें Z उसका एटॉमिक नंबर है, इतने प्रोटॉन्स, इतना पॉजिटिव चार्ज यूरेनियम के न्यूक्लियस में होगा। और अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं ना, हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है और इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी मान लो k0 है। इसको आप यूरेनियम के न्यूक्लियस की तरफ भेज रहे हो और एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस पे जाकर के अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाना, और उसके बाद वो अल्फा पार्टिकल यू टर्न करके वापस आ जाएगा। इसको बोल रहे हैं 180 डिग्री की स्कैटरिंग। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k0 बराबर, फाइनली जब ये स्टॉप हो जाएगा तो ये इन अल्फा पार्टिकल और यूरेनियम के न्यूक्लियस के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 बाई R। इसके आगे यूनिट्स कन्वर्ट करोगे, ये जो k0 है वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको। 5 मेगा मतलब 10 to the power 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये शायद आपको केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। तो ये 1.6 into 10 power minus 19 तो ये आपके k0 की वैल्यू हुई, k0 की वैल्यू। बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, यहाँ पर भी स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, Z एटॉमिक नंबर है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए।
और ये r मतलब क्लोजेस्ट डिस्टेंस, या तो डिस्टेंस दिया होगा, एटॉमिक नंबर पूछा गया होगा, या एटॉमिक नंबर दिया होगा, डिस्टेंस पूछा होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अल्फा पार्टिकल इंफिनिटी से आ रहा है। रदरफोर्ड मॉडल में यही था यार कि पार्टिकल्स को काफी दूर से भेजा जाता था। ओके सर। ये उसके ऊपर का क्वेश्चन है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, हो गए सभी के डाउट? हो गया, किसी बचे हैं अभी? हाँ सर तो अगले क्लास में कैपेसिटर चालू कर दें? अगली वाली क्लास में जी सर, 101 में। नहीं, दोनों में सिलेबस बराबर ही चल रहा। हाँ, कुछ क्वेश्चन वो करा, मतलब कैपेसिटर इनडायरेक्टली स्टार्ट हो ही चुका है। सर अभी जॉइनिंग ऑफ कंडक्टर्स बचा तो यस सर, उसमें अर्थिंग बची थी बस।